वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे 2023 में 1,80,000 से ज़ायद जो तलाक़ें हैं वो नादरा के रिकॉर्ड में आई हैं, और ऑब्वियसली इनकी रीज़न्स क्या है, क्यों हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो इतनी बढ़ती चली जा रही है, इस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं मोहम्मद आरिफ साहब। सो आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जितने भी तलाक़ के केसेस आप लोगों के पास आते हैं, अदालतों में आते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न क्या सामने आती है, क्यों जो है वो लोग इस नहज पर पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तलाक़ एक्चुअली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत उसके दो अलग-अलग सेक्शन रखे गए हैं। एक तलाक़ है, अगर बंदे ने खामिद ने अपनी मिसेस को तलाक़ देनी हो तो वो सेक्शन 7 के तहत आती है, जो डायरेक्ट यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के थ्रू दी जाती है। सेकेंडली ये है कि अगर किसी औरत ने अपने खामिन से तलाक़ लेनी हो तो वो सेक्शन 8 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का आएगा कि इस शादी को डिसॉल्व कर दीजिए, खुला की आम तौर पे बुनियाद पे वो दायर किया जाता है। अदालतों में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग है यकीनन वो फैमिली लॉस के तहत हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर। उसमें जो इस वक्त मौजूदा हालात वाक़यात में सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। बड़ी मुश्किल से लोग अपने घरों का चूल्हा जला रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन है, नानो नुफ़्के के। आप देखेंगे कि अदालतों में इस वक्त जितने भी केसेस हैं सिर्फ वो डिसोल्यूशन मैरिज का नहीं है, बल्कि साथ साथ मेंटेनेंस अलाउंस का है कि मेरा खामिद मुझे नानो नुफ़्के की रकम अदा नहीं कर पाता। सेकेंडली उसमें चीज़ ये वाली आती है कि लैक ऑफ ट्रस्ट आ रहा है। आम तौर पे मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बंदा ही जुड़ा ही इस बुनियाद पे है कि एक दूसरे पे उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो बड़ा कम हो रहा है। उससे अगली चीज़ ये वाली आ रही है कि हमारे यहाँ मज़हब को आम तौर पे इग्नोर किया जाता है, लेकिन मज़हब एक ऐसी चीज़ है, इस्लाम ने हमें बताया है कि हलाल चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा अल्लाह रसूल को नापसंदीदा है वो तलाक है। बेशक। और मज़हब की हमने एजुकेशन देना अपने बच्चों को, फैमिली को अपने लिए ऐसे किया हुआ है जैसे शजरे ममनुआ हो हमारे लिए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी रीज़न हमारे केसेस में हम सामने आती है कि वालिदैन अपनी पसंद नापसंद को तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन बच्चे और बच्ची की, बेटे और बेटी की पसंद और नापसंद को कतई तौर पे इग्नोर कर दिया जाता है। अदालतों में बार बार लोग यही कहते हैं कि शादी जिस वक्त हुई तो हमारी ना कोई किसी ने कॉन्सेंट ली, इवन हमसे किसी ने डिस्कस भी नहीं किया है। फिर उसके बाद आती है कि जो डिफरेंसेस इन सोशल स्टेटस आ रहा है कि बे लड़का बहुत अमीर है, लड़की गरीब है, या लड़की बहुत अमीर है, लड़का गरीब है, लेकिन किसी न किसी वजह से उनके माबैन ये वाला रिश्ता उस्तवार तो हो गया, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें डिफरेंसेस पैदा होते गए और बिलाखिर नौबत और नहज तलाक तक पहुंच जाती है। हमारे इस्लाम ने भी हमें ये बताया है कि अगर आपने किसी को नेकी के एतबार से, अच्छे अमाल की वजह से देखना हो तो अपने से ऊंचे वाले को देखें, लेकिन अगर आपने फाइनेंशियली देखना हो, माली एतबार से देखना हो तो अपने ऊंचे वाले को नहीं बल्कि अपने से नीचे वाले को देखें। आम तौर पे होता ही यही है कि फ़लाँ के बच्चे फ़लाँ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फ़लाँ के पास ये गाड़ी है, उनका फ़लानी हाउसिंग स्कीम के अंदर रेजिडेंस उन्होंने रखी हुई है, उनके घर का, उनके जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइफ फैसिलिटीज़, वो देख के खुद को कॉम्प्लेक्स का शिकार करना, यानी कि वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो शायद उसकी माली हैसियत नहीं। तो ये तमाम चीज़ें तो वो होती हैं जो आपको शादी से पहले नोट करनी चाहिए कि क्या ये बंदा जो है ये मुझे अच्छा लाइफस्टाइल दे सकता है, नहीं दे सकता। ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट होते हैं अदालतों में, जो केसेस आते हैं वो खुला के होते हैं या तलाक के होते हैं? अदालतों में जितने भी केसेस आएंगे उनमें कोई केस भी तलाक का नहीं होगा, वो सारे के सारे केसेस खुला के होंगे। उसकी वजह यह है कि तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ खामिद को है। हाँ, अगर वो एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ निकाह अपना ये वाला हक अपनी बीवी को देना चाहिए कि मैं तलाक का राइट अपनी बीवी को अभी से मुंतकिल कर रहा हूं, और वो निकाह नामे के अंदर उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम के अंदर मेंशन किया जाता है, तो तब तो वो उसे मिल सकता है।
عدالتوں میں جتنے بھی اچھا، یہ کیسز جو آنے ہیں ایک وہ آپ نے بھی discretion of بات marriage کی کے ہے ہیں. کہ یہ جو عورت کو تفویض کر دینا یہ حق جو ہے وہ پھر مرد کا حق ختم ہو جاتا ہے اس سے، یا وہ اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے؟ مرد کا حق کسی طور پہ بھی ختم نہیں ہوتا. وہ اگر نکاح کے وقت منتقل کرتا بھی یہ حق تو عورت بھی اس حق کو طلاق دینے کے حوالے سے استعمال کر سکتی ہے، لیکن مرد کا خامند کا حق اسی طرح محفوظ رہتا ہے. وہ جب بھی چاہے وہ اپنے رائٹ کو استعمال کر سب سے زیادہ جو کیسز آپ کے پاس آتے ہیں خلا میں موسٹلی جو ہے کیا عورتوں کی جانب سے کیا ان امپلائمنٹ کی کہی جاتی ہے؟ ان امپلائمنٹ ہے، فزیکل مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کیئر نہیں کی جاتی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑا کردار ادا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کھل کے، بلکہ جتنے ہمارے سننے والے ہیں سامعین ان تک بھی یہ منتقل ہو جائے کہ عدالتوں میں جتنے بھی کیسز ہیں، آپ کہہ لیں مور دین 70-80% کیسز ایسے ہیں کہ جن میں بیویوں نے ڈائریکٹلی اپنے مائنڈ کی وجہ سے عدالتوں میں نہیں آئی ہیں، بلکہ گھر میں لڑکی کی بیوی کی ماں بہت زیادہ اکساتی ہے، اس کا باپ اکساتا ہے، اس کی بہنیں کے بڑے اختلافات ہوتے ہیں اپنی بھابھی کے ساتھ، یعنی کہ گھر والوں کی وجہ سے بھی جو ہے وہ طلاق کی شرح میں جو ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں. ابھی اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں، ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک کیس کا فیصلہ ہم نے کروایا کہ جس میں باپ آیا ہمارے پاس، اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی بیٹی کو طلاق دلوانی ہے. اس نے کہا جی میں سائن بھی گھر پہ جا کے وکالت نامے پہ کیس پہ جا کے کروا دوں گا. کیس داخل ہو گیا. الٹیمیٹلی مسلم فیملی لاء کے اندر انہوں نے ریکونسیلیشن کی ایک سیکشن رکھا ہوا ہے کہ جب بھی یہ والا کیس چلے گا، کوئی سا بھی کیس فیملی لاء کا، تو اس میں عدالت پابند ہے اس چیز کی کہ وہ صلح کروانے کی ایک کوشش ضرور کرے گی. اب جب صلح کروانے کی کوشش ہوئی، وہ لڑکی بذات خود عدالت میں آئی، تو یقین کریں پہلی ہی ڈیٹ پہ لڑکی نے اپنا 70 سے لے کے 80% مائنڈ ڈسکلوز کر دیا کہ میں صلح کرنا چاہتی ہوں. اور ایک طرف میرے چیمبر میں جب وہ لڑکی دوبارہ آتی ہے تو وہ صلح کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس کا باپ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا یوں مجھے آنکھوں کے اشاروں سے کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے صلح نہیں کرنی. الٹیمیٹلی ہم نے لڑکی کو بذات خود تھوڑا سا سمجھایا اور الحمدللہ ہم صلح کروانے میں کامیاب ہوئے اور عدالت سے وہی جو مقدمہ تھا وہ وڈرا کیا گیا اور آج دونوں میاں بیوی کے طور پہ اپنی زندگی گزار. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سمیہ، ایک اور چیز ہم ابھی ڈسکس پہلے بھی کر رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے جو ڈیورس کی شرح میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ پہلے کچی عمروں میں شادیاں کر دی جاتی تھیں اور آبویسلی لڑکیاں تب اتنی مینٹلی میچور نہیں ہوتی تھیں، ان کی کوئی ڈیمانڈس نہیں ہوتی. اب جیسے جیسے لڑکیوں کی ایج زیادہ ہوتی ہے، وہ میچور ہوتی ہیں، وہ کما رہی ہوتی ہیں، وہ پیسہ دیکھتی ہیں، دنیا دیکھتی ہیں، ان کو آگاہی بہت زیادہ آتی ہے، سو وہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. لڑکے اور لڑکیاں ود میچورٹی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو رہے ہیں، ایج زیادہ میں شادی ہو رہی ہے، تو ایک یہ بہت بڑی ریزن بن رہی ہے طلاق کی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہو کہ یہ ایک ریزن بن رہی ہے کہ آپ کی جو ایج ٹین ایج کے بعد جو ینگ اڈلٹ ایج ہوتی ہے نا، جسے ہم 22-23 سال تک کی ایج کہتے ہیں، یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. اگر اس ایج میں آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کے ایڈجسٹمنٹ کے چانسز کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو تو آپ جو ان سے دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہو. اور پھر لڑکی اگر جاب بھی کر رہی ہے، وہی بات فائنینشلی وہ اسٹیبل ہو چکی ہوئی ہے، تو صرف ایک ایموشنل اٹیچمنٹ کا لیول رہ گیا. اگر وہ اسے ملتا ہے تو وہ اس رشتے کو کنٹینیو کرتی ہے، ادروائز وہ نہیں کرتی. بس ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جس کے اندر وجہ فیملی ہوتی ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک شادی ہو رہی ہے تو فیملی ایک سائڈ پہ ہو جائے. دیکھیے ایک لڑکا ابھی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، پیرنٹس اسے جو ان سے سپورٹ کریں، ہاؤ از پاسبل کہ وہ علیحدہ بیوی کو لے کے بیٹھ جائے؟ دونوں فیملیز کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، نئی آنے والی کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک خاص حد تک انٹرفیئر کریں، اس سے زیادہ نہ کریں. آج کی اس ساری ڈسکشن کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کمبائن فیملی سسٹم بری چیز ہوتی ہے. کمبائن فیملی سسٹم بہت اچھی چیز ہے اگر اسے اچھے طریقے سے برداشت کے ساتھ لے کے جایا جائے. اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے اور لڑکی کو بھی ایک فیملی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اٹس اے ٹو وے ٹریفک، ایک چیز سے نہیں ہو سکتا. ایک چیز آج کی لڑکی مائنڈ میں رکھ لے کہ 3 سے 4 سال ایڈجسٹمنٹ میں لگنا عام بات ہے. اگر وہ پہلے 1-2 سال کے اندر یہ کہہ دیتی ہے نا کہ میرا گزارا نہیں، یہ بہت
غلط ہے. پھر بہت ساری ایسی بکس اویلیبل ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میل اینڈ فیمیل کی نیچر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈفرینٹ بنائی ہے. ہمیشہ پرابلم تب ہوتے ہیں جب ایک فیمیل ایک میل کو اپنی نیچر کے اکارڈنگ جج کرتی ہے. اور کوئی بھی انسان جہاں پہ یہ زیادہ پرابلم آئے گا نا کہ آپ کسی کو بھی, وہ لڑکا ہو تو لڑکی کو لڑکا جو ہے, لڑکی چاہے کہ لڑکا میری مرضی کے مطابق ڈھل جائے جس طرح میں چاہتی ہوں, تو پھر وہاں پر رشتے زیادہ دیر نہیں چلتے, چل بھی جائیں گے 2 سال 3 سال, لائف جو ہے پھر ایسے رشتوں کی لمبی نہیں ہوتی. ایک اور چیز عارف صاحب میں آپ سے اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جتنے بھی کیسز آپ کے پاس آئے خلا کے اوبویسلی عدالتوں میں آتے ہیں, لو میرجز ان میں سے کتنوں میں ہوتی ہیں یا زیادہ تر ارینج میرجز ہوتی ہیں؟ موسٹلی تو جو فیملی کورٹس میں کیسز آئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کہہ لیں کہ بھی کوئی 40% ایسے ہیں کہ جو لو میرج جنہوں نے کی ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے کیسز ہیں وہ جو میں نے آپ کو ریزنز بتائی ہیں, جو جینون ریزنز آتی ہیں وہ ان کی بنا پہ ہوتی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی. جوائنٹ فیملی سسٹم آپ مجھے پورے اسلام میں کسی جگہ پہ دکھا دیں کہ شادی کے بعد قرآن میں کہا گیا ہو یا حدیث میں کہا گیا ہو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کو انہوں نے کافی زیادہ پروان چڑھایا ہو. جہاں پہ بھی شادی کی بات آتی ہے یہ ضروری ہے, خاوند کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شادی سے پہلے بے شک اپنا ایک کمرہ, ایک واش روم, ایک کچن, ایک کوئی برآمدہ, بے شک اتنا چھوٹا سا سنگل یونٹ بنا لے, لیکن اسے چاہیے کہ اپنا علیحدہ, کیونکہ بہت ساری لڑائیوں کی وجوہات صرف اور صرف یہ ہیں ساس کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے, اس کی وہ آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارا پاکستانی کلچر ہے وہاں پر مداخلت بند ہو جائے گی علیحدہ ہونے سے؟ جنہوں نے مداخلت کرنی ہوتی ہے نا وہ 7 سمندر پار بیٹھ کے بھی مداخلت کر لیتے ہیں. اب تو یہ ہو گیا, کبھی آپ میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں, وہاں پہ تو اب یہ ہے کہ بعض پرندے ایسے ہیں کہ پرندہ کسی کو اس فیمیل کو لانے سے پہلے ایک گھونسلہ بناتا ہے, اسے دکھاتا ہے کہ یہ تمہیں پسند ناپسند, ایون جو پسند کا اظہار کر دیتی ہے وہ اس کے ساتھ آ کے بستی ہے. اور بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر وہ ایک پرندہ فیمیل بھی وہ اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو وہ کسی اور جگہ پہ جاتی ہے, اور ایون وہ میل برڈ نے اس گھونسلے کو ختم کر کے نیا بنانا شروع کرتا ہے. آپ سے میری گزارش ہے دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ہم چلے جاتے ہیں جی فٹافٹ شادیاں کر دی جائیں, صحیح مطلب شادی, اب لیکن اس کے لیے پہلے انتظام کرنا بہت ضروری ہے. اچھا سمیہ, میں ایک اور آپ سے چیز, کیونکہ میرے پاس وقت کی قلت ہے, کیا کیا جانا چاہیے ایموشنل سٹیبلٹی پر, پرسنالٹی پر کس طرح سے ماں باپ کو شروع سے چاہیے کام کریں, کیونکہ یہی چیزیں آگے جا کے ایک فیملی کی انٹرفیرنس, دوسرا پرسنالٹی ڈس آرڈر, ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہ ہونا, یہ چیزیں بھی آگے جا کے ڈیوورس کی وجہ. 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے. نمبر 1, رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے, نہ صرف اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے بھی. جیسے بیٹیوں کے لیے ڈے 1 سے آپ کانشیس ہوتے ہیں, اس کی جہیز بنانے میں لگ جاتے ہیں, اس کی ٹریننگ میں لگ جاتے ہیں, بیٹے کی بھی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے. سیکنڈ چیز یہ کہ میریج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. پری میریج کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ اب آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. ہم پاکستان ایسوسی ایشن آف لائف سٹائل ہم کو یہ کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں, باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے ہماری بچیوں کی, ہمارے بچوں کی. اور اس کی ضرورت کیوں آج کے دن میں محسوس ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہماری نارمز جو سی ہیں وہ ویک ہوتی جا رہی ہیں, ہماری ویلیوز ویک ہوتی جا رہی ہیں. لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بوڑھوں سے کچھ سیکھنے کا, اپنے بڑوں سے کچھ لرن کرنے کا. سو آئیں کاؤنسلنگ کروائیں اپنی, تاکہ اس کے بعد آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس ریلیشن شپ اور ہر پیراہے میں چیزوں کو جو ہے وہ رکھ کے جج کرنا, دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اور ایک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیملی والوں کو چاہیے کہ وہ ایک حد سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں انٹرفیرنس 2 لوگوں کے درمیان ہونی نہیں چاہیے. اور پلس ایموشنل انٹیلیجنس پر بچپن سے ہی کام کرنا, بچوں کی, آپ خود ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے, آپ کی اولاد بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی پر کام کرنا, دس از ایکچولی ویری ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ سمیہ فار بینگ ود اس. عارف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اس وقت اگر ہم پورے پاکستان کی بات کریں سو پولیو کیمپین کا آغاز کیا جا چکا ہے. 5 ڈیز کی یہ کیمپین ہے جس میں پورے پاکستان سے بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ پلائے جائیں گے. اگر ہم صوبائی دارالحکومت لاہور کی بات کریں تو یہاں پر بھی اس کیمپین کا آج 2nd ڈے ہے, اور اس حوالے سے اس موقع پر سیکیورٹی کے کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں, لاہور میں اس وقت کتنی یونین کاؤنسلز ہیں جہاں پر بچوں کو یہ قطرے پلائے جائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں شاہد رضوی صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ ASP ماڈل ٹاؤن رضوانہ ملک بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں, جو ہمیں
सिक्योरिटी के हवाले से गाइड करेंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रिजवाना साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सिक्योरिटी को, पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी जो है वो हमेशा से एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम रहती है, जिसको ऑब्वियसली मेक श्योर करने के लिए भी बहुत से इंतज़ामात और इक़दामात किए जाते हैं। अब पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए कितने एहलकार हैं जो तैनात किए गए हैं? अगर मैं ओवरऑल अपनी मॉडल टाउन डिवीज़न की बात करूं तो इसमें 63 हमारे पास अपर सबऑर्डिनेट्स हैं। इसके अलावा 177 हमारे पास लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि ओवरऑल यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा हमारी तकरीबन 12 हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं। इसके अलावा हमारे बाइक्स जो हैं दे आर ऑल्सो ऑन द गो। तो इस तरह से हम लोग सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की कोशिश अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कितने पोलियो वर्कर्स के साथ एक या दो एहलकार होंगे? क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली होता है ना कि पोलियो वर्कर्स जब घर घर में जा रहे होते हैं तो उनके साथ कोई सिक्योरिटी एहलकार होता है। सो अब की बार किस तरह से ये मैनेज किया गया है कि कितनी टीम होगी और उसके साथ एक या दो ऑफिसर्स या एहलकार जो होंगे वो? अगर मैं मॉडल टाउन डिवीज़न की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन 1364 टीम्स हैं जो कि हमने डिप्लॉय की हैं। वो इसी तरह से है कि तमाम वर्कर्स के साथ, हर वर्कर के साथ इंडिविजुअली तौर पर एक टीम होती है जिसमें हमारा सब ऑर्डिनेट स्टाफ भी होता है और लोअर सब ऑर्डिनेट्स भी होते हैं। अच्छा, और क्या इन एहलकारों को असलहे से लेस किया जाता है? क्या इनके पास वो तमाम चीज़ें वगैरह मौजूद होती हैं? अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या, जैसे लाहौर में तो कभी इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। ज़्यादा हम देखते हैं KPK वाली साइड या बलूचिस्तान वाली साइड, वहाँ पर ज़्यादा पोलियो टीम्स को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से इनको फुली जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? बिल्कुल, उनके जो नेसेसरी गैजेट्स होते हैं फॉर सिक्योरिटी वो उनके पास होते हैं डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अव्वल तो हुआ नहीं है। दूसरा, हमारा जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो होता है कि एमिकेबली हम सिचुएशन को रिजॉल्व कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस तरह की अगर कोई माइनर से डिसएग्रीमेंट की सिचुएशन अगर हुई भी है तो उसको हम लोगों ने बहुत एमिकेबली थ्रू डायलॉग, थ्रू कॉन्वर्सेशन हमने उनको कन्विंस कर लिया है। बिल्कुल ठीक हो गया। शाहिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कितने डेज़ की ये कैंपेन है? लाहौर में कितनी यूनियन काउंसिल्स इस वक्त हैं जहाँ पर ये जो हैं कतरे बच्चों को पिलाए जाएंगे? लाहौर की अगर बात की जाए रहमत, तो 139 यूनियन काउंसिल है लाहौर में जहाँ ये कैंपेन जारी है। 5 रोज़ की ये कैंपेन, आज तीसरा दिन है इस कैंपेन का पोलियो का। तो अगर बात की जाए सिक्योरिटी ओवरऑल लाहौर की, तो इसमें जब DIG ऑपरेशन है उनका कहना है कि जो 2000 से ज़ायद पुलिस के अफसरान और जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। तो उसके अलावा थानों की गाड़ियाँ भी हैं, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की गाड़ियाँ हैं, डॉल्फिन हैं, थानों के मुहाफ़िज़ जो हैं वो जिस जगह पे ये पोलियो वर्कर जाते हैं वो गाहे बगाहे वहाँ चक्कर लगा के देखते हैं, उनको पूछते हैं कि उनको कोई मसला है, कोई परेशानी है। लाहौर में तो ज़्यादातर अगर बात की जाए मुकदमात भी जो दर्ज किए गए हैं, इसके अलावा तो ये कहते हैं कि जी किसी घर में हम गए तो उस घर के मालिक ने या किसी बुजुर्ग आदमी ने या किसी बच्चे ने जो पोलियो वर्कर हैं उनको साथ बदतमीज़ी की, उनको छेड़खानी की। तो इस किस्म के छोटे मोटे लाहौर में वाक़यात रूनुमा होते रहे पहले। अच्छा। अब इस कैंपेन में कोई ऐसा नाखुशगवार लाहौर में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि जिसमें हमने देखा हो कि ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है या किसी घर से। अच्छा, लोगों की जानिब से फिर मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं? नहीं, लोगों की जानिब से नहीं, जो पोलियो वर्कर टीम है ना, उनकी जानिब से मतलब उन्होंने किसी के घर की बेल बजा दी, कोई लोग सोए हुए हैं, वो बाहर आए, उन्होंने कहा जी बच्चों को कतरे पिला लो। इस तरह से नोक जोक हुई तो 15 पे कॉल होगी, पुलिस मुकामी पहुंच गई, पता नहीं क्या हो गया। लोग भी तो मतलब ये पोलियो वर्कर बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, वो जी हमें इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया। छोटी सी बात होती है, वो बढ़ती बढ़ती आगे चली जाती है। वो कहते हैं जी बज़िद हो जाता है महकमा कि जी हमने तो इस पर पर्चा कराना है, तो पर्चा हो जाता, फिर जो घर का मालिक है या सरबराह है या जो बदतमीज़ी करता है उस पर पर्चा दे दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अभी तक तीसरा दिन है, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं आया कि किसी घर की जानिब से किसी पोलियो वर्कर के साथ ऐसी बदतमीज़ी की गई हो या किसी पुलिस वाले को कहा गया हो कि जी क्यों आए हैं, यहाँ तो ये कोई बच्चा नहीं है। मतलब इस तरह से ये छोटे मोटे वाक़यात आते हैं। जैसे आपने ख़ुद बताया कि KPK और बलूचिस्तान, ये 2 सूबे हमारे बड़े हार्ड हैं, यहाँ पर नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा होते हैं। जैसे डे फर्स्ट को एक कंपेन स्टार्ट हुई तो KPK में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, शायद आपने भी उसको देखा होगा कि वहाँ पुलिस के जवानों पे भी फायरिंग की गई और जो ये पोलियो वर्कर थे इन पे भी फायरिंग की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं है। थ्रेट अलर्ट्स ज़रूर जारी हुए हैं कि जो पोलियो वर्कर्स हैं इनको सिक्योरिटी भरपूर फ्राहम की जाए। तो ये चूँकि रूटीन का हिस्सा है थ्रेट अलर्ट्स जारी करना, ताकि विजिलेंट रहे पुलिस की टीमें, कोई ऐसा लूप होल ना मिले किसी शरपसंद नासिर को कि जिससे वो फ़ायदा उठा के जो है
मतलब इन पे कोई अटैक करे। अच्छा, वैसे अब की बार ये स्कूल्स वगैरह में भी ये जाएंगे पोलियो वर्कर्स, या डोर टू डोर कैंपेन है? देखिए इस पे अभी कोई मैं आपको कुछ चूँकि बता नहीं सकता कि मेरी किसी से इस पे बात नहीं हुई कि ये स्कूल्स में भी जाएंगे या नहीं, लेकिन घरों के अंदर जो है वो जा रहे हैं। क्योंकि स्कूल आज खुले हैं, पहला दिन है, तो हो सकता है कि आने वाले एक दिन में जो है ये कल फैसला हो कि बच्चों को जाके स्कूलों में भी पिलाया जाए। चूँकि बड़े क्लास के बच्चे हैं तो ज़्यादा उनमें ही ये होता है कि वो तो कतरे पी चुके हैं। ये कम उम्र बच्चों को पिलाना होता है तो कम उम्र बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, वो घरों में ही होते हैं, तो ज़्यादा तो इसलिए उनको ये घरों में पिलाएंगे। तो अब ये फैसला गवर्नमेंट करेगी या मुतल्लिका इदारे फैसला करेंगे कि स्कूल में जाके पिलाना है या नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा रिजवाना, एक और ये चीज़ कि क्या इन कैंपेन से पहले जो अहलकार होते हैं उनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, और नॉर्मली जो इश्यूज़ अगर हो जाते हैं तो वो माजी में किस किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं? जिस तरह से भी आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि वो फिर चीज़ें सेटल डाउन कर ली जाती हैं, स्पेशली अगर हम लाहौर की बात करें तो। बिल्कुल, इनको हर तरह की जो हमारी सिक्योरिटी ड्यूटीज़ होती हैं, हमारी नफरी को हमेशा हर इवेंट के ऊपर ब्रीफिंग दी जाती है। इवन अगर वो डे टू डे अपनी पेट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं तो उस हवाले से बदलते क्राइम सिचुएशन के साथ भी उनको हर तरह से ब्रीफिंग दी जाती है। इसी तरह से पोलियो के हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी जाती है बल्कि कि वो पब्लिक डीलिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से क्योंकि पब्लिक तो हमारी जो है दे आर इनोसेंट पीपल, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, तो उनके साथ हमारा डील करने का तरीका जो है वो बहुत फ्रेंडली, एमिकेबल और रिस्पेक्टफुल होता है कि ताकि उनकी भी किसी तरीके से दिल आज़ारी ना हो। तो इस हवाले से उनकी प्रॉपर एक तो उनकी साइकोलॉजिकली उनको बताया जाता है किस तरह से उन्होंने कि आपकी बात भी कन्वे हो जाए, किस तरह से इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद पब्लिक विदाउट हर्टिंग देम, विदाउट हर्टिंग देयर स्टीरियोटाइप्स, या उनके माइंड में जो भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग रिलीजियस बुनियादों पर पोलियो के जो हमारी डोजेज़ हैं इनको गलत समझते हैं, या जिस तरह से भी उनकी एक माइंडसेट होता है उसको हर्ट किए बगैर किस तरह से उनको कन्विंस कर लेना। तो इससे पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह भी होती है। उनको एक ब्रीफिंग होती है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ट्रेनिंग नहीं होती है, ज़रूरत भी नहीं होती उसकी। बिल्कुल ठीक। तो उनको ब्रीफ कर दिया जाता है। इसके अलावा हम उनको मॉनिटर करते हैं ऑन द स्पॉट और कंटिन्यूसली हम उनको नॉक करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रिजवाना मलिक, हमारे साथ शो में मौजूद थी। शाहिद रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा ये बताने के लिए टेरो कार्ड रीडर इरज हमाद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है, और आप लोग भी शो में लाइव कॉल करके अपने मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। हमारे साथ इरज मौजूद है। इरज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न का देखते हैं जनाब कि आज का दिन कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न का आज का दिन, बुध का दिन क्या लेके आ रहा है। कैप्रिकॉर्न किसी मसले के ऊपर डबल माइंडेड नज़र आते हैं, और एक तो अपनी नींद का ख्याल रखें, और ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस ले लेके कैप्रिकॉर्न वाले अपने कामों को जो है वो पुश कर रहे हैं। जो काम इनके पास आने भी हैं लेकिन काम डिले हो रहे हैं आज के दिन, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई मदद, कोई ना कोई दोस्त इनकी जो है हेल्प कर सकता है इनको डिप्रेशन ओवरकम करने में। बिल्कुल ठीक हो क्या। और एक्वेरियस के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं? एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों के बारे में देखते हैं कि आज का दिन एक्वेरियस वालों का कैसा रहेगा। आज का दिन एक्वेरियस वालों का कैसा नज़र आता है। एक तो गुस्सा नहीं करना एक्वेरियस वालों ने, और जज्बाती नहीं होना। इनके मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन किसी बात पर ये अपसेट जो हैं, दिल उदास इनका हो सकता है तकरीबन 4 से 5 के बीच में। तो इससे बचने के लिए अगर ये आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 41 टाइम्स पानी के ऊपर दम करके पी लें तो डिप्रेशन से ये बच जाएंगे। स्पाइसेस वालों का चेक करते हैं जनाब। वाटर साइन है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल ये स्टार साइन है, लेकिन स्पाइसेस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा और आज के दिन में क्या होने जा रहा है। स्पाइसेस वालों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़ी बड़ी डीलिंग्स और जो काम इनके स्टक थे वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नज़र आते हैं। और किसी से कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन करने से पहले अगर स्पाइसेस वाले किसी से मशवरा ले लें तो उनके लिए बेहतर साबित होगा। माइनर सा डिले होगा इनके कामों में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं आज के दिन। बिल्कुल ठीक हो क्या। हमारे साथ हिना लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम हिना, क्या जानना है आपको? वालेकुम सलाम। मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 2002 और उनकी शादी कब होगी? बहन की शादी कब होगी? 9 अक्टूबर 2002 उनकी डेट ऑफ बर्थ। बहन का नाम क्या है बहन का?
इकरा सुल्तान। इकरा सुल्तान। इकरा सुल्तान की शादी कब होगी? लिब्रा इनका स्टार है, 9 अक्टूबर। इकरा की शादी कब होगी? इकरा की शादी कब होगी? इकरा का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आता है। बहुत सारे इस तरह के पहले रिश्ते आए हैं, प्रपोज़ल्स आए हैं उनके लिए, लेकिन डिले होते गए हैं। लेकिन अभी करंटली इकरा के लिए एक अच्छा बाहर का प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आता है, और मैं ये कहूँगा कि अगर ये प्रपोज़ल आए तो इस चीज़ को, इस प्रपोज़ल को पूरी तरह से अवेल करें। कोई पास्ट रिलेशनशिप भी इनका दोबारा से इनके पास आ सकता है एक अच्छे प्रॉस्पेक्टस की पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ठीक हो गया। एरीज का आज का दिन कैसा रहेगा? एरीज़ का देखते हैं जनाब, फायर साइन है। एरीज़ वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है? एरीज़ का आज का दिन कैसा नज़र आता है? एरीज़ वाले जो हैं परेशान नज़र आते हैं, डबल माइंडेड नज़र आते हैं, किसी एक फ़ैसले के ऊपर स्टक हैं। तो अपनी क्लैरिटी को गेन करने के लिए और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एरीज़ वाले अगर आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम्स अपने कामों की रुकावट दूर करने की नीयत से अगर पढ़ लें तो इनके लिए बेहतरी होगी। टॉरस का आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस का देखते हैं जनाब कि आज का दिन कैसा नज़र आता है। टॉरस का आज का दिन कैसा नज़र आता है? टॉरस का आज का दिन, टॉरस वाले अपने मामलात को हिडन रखें, क्योंकि इनका जो सिस्टम है, इनका जो निज़ाम है, कामों के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से आज के दिन चेंज हो रहा है। और अगर ये बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें और अपने दिली मामलात किसी से डिस्कस मत करें। बिल्कुल ठीक हो गया। जेमिनाई। जेमिनाई का देखते हैं जनाब कि आज का दिन कैसा रहेगा। जेमिनाई वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है? बुर्ज जोज़ा। जेमिनाई वालों के साथ चीटिंग हो सकती है, एहतियात करें आसपास के लोगों से, और अगर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके पास आए तो उसको पूरी की पूरी तरह अवेल करें और अपनी वालदा को ज़रूर टाइम दें। बिल्कुल ठीक हो गया। बाबर एक लाइव कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम बाबर। जी वालेकुम सलाम। जी, क्या जानना है आपको? जी मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। मैं जब भी काम के बारे में सोचता हूँ कोई ना कोई बीच में भी मसला बन जाता है। ठीक है, तो बाबर का काम कैसा रहेगा? बाबर का काम कैसा नज़र आता है? माली मामलात। बाबर का काम कैसा रहेगा आने वाले वक्त में? बाबर का काम आने वाले वक्त में कैसा नज़र आता है? बाबर का काम आने वाले वक्त में तो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। ये तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इनको एक बाहर का काम अगर ये करना चाह रहे हैं या बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि ये 2 काम कर सकते हैं। रुकावट दूर करने के लिए अगर ये तीसरा कलमा एक तस्बीह अगर पढ़ लें और पैसे की नीयत से पढ़ लें तो इनके कामों में जो रुकावट है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। कैंसर के हवाले से कैंसेरियंस का देखते हैं कि आने वाला आज का दिन कैसा रहेगा। कैंसेरियंस का आज का दिन कैसा नज़र आता है? कैंसेरियंस बड़े ही जज्बाती नज़र आते हैं, लेकिन अपना तरीका, वे ऑफ डीलिंग और कम्युनिकेशन थोड़ी सी चेंज होगी इनकी। माइनर डिले आ सकता है इनके कामों में, लेकिन इनके काम आज के दिन कोई बड़ा काम होता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और लियो के हवाले से? लियो के हवाले से देखते हैं कि आज का दिन कैसा नज़र आता है। लियो के हवाले से आज का दिन कैसा रहेगा इनका। लियो वालों का एक बड़ा ज़बरदस्त दिन गुजरा है और लियो वालों की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद, लेकिन माजी से ये अगर बाहर आएँ और पास्ट की गलतियों को अगर ये ओवरकम कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि लियो वाले जो हैं वो हर चीज़ अवेल कर सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। गुल रहमान हमारे साथ हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम गुल रहमान। वालेकुम सलाम। मैं इस बेटा के बारे में पूछ रहा था, ये टेस्ट दे रहे हर जगह में, इसका कोई रिजल्ट बेटर नहीं आ रही, इसके बारे में पूछ रहा था। समझ नहीं आई मुझे आपका सवाल, क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल बेटा के बारे में पूछ रहा हूँ, उसका कोई टेस्ट दे रहे वो उसका कोई अभी तक ना लेटर आ रही ना कोई उसको नौकरी मिल रही। नहीं आ रही बात। बेटे की कोई नौकरी नहीं है और आप बेटे के हवाले से जानना चाहते हैं। बेटे का नाम क्या है? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान। बिल्कुल ठीक। ज़ियाउर रहमान की नौकरी के ज़ियाउर हवाले रहमान से? की नौकरी नहीं है, और नौकरी कब तक आ जाएगी ज़ियाउर रहमान के पास? ज़ियाउर रहमान के पास एक तो ज़ियाउर रहमान जो हैं वो गुस्सा कम किया करें, और जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे इनकी लड़ाई या बहस वगैरह हो जाती है, उससे एहतियात के लिए अगर ये आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 टाइम्स पानी के ऊपर दम करके पिएँ तो कोई ना कोई इनका
सबब असबाब जो है वो अल्लाह ताला बना देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। विर्गो का आज का दिन कैसा रहेगा? विर्गो का आज का दिन देखते हैं जनाब के कैसा रहेगा। विर्गो वालों का बुर्ज सुमला आज का दिन कैसा नज़र आता है। विर्गो वाले अपनी सेहत का ख्याल रखें, काम बहुत ज़्यादा करने को, लेकिन विर्गो वालों को समझ नहीं आ रही कि आज के दिन वो कामों को कैसे मैनेज करें। मैं ये कहूँगा, उनको ये एडवाइस दूंगा कि अपने कामों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। हर काम में हाथ ज़रूर डालें, लेकिन उसका एक शेड्यूल या टाइम टेबल अपना सेट कर लें। फौजिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या जानना चाहेंगी आप? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम अहमद अली है। वो आजकल काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मुझे बता दें कि उसकी ज़रा ये कब तक उसका बेहतरी हो जाएगी। उसमें बेहतरी काम में कब हो जाएगी अहमद अली? अहमद अली की काम में बेहतरी कब तक हो जाएगी? अहमद अली की काम में बेहतरी कब तक हो जाएगी? एक तो अहमद अली जो हैं वो अपने मामलात हर किसी को अपना सिंसेर अपने साथ ना समझें और मुखलिस ना समझें, और हर किसी से अपने मामलात डिस्कस मत करें, क्योंकि यहाँ पर ईवल आय का जो है असर नज़र आता है। बद नज़र उनको लगी हुई है और बड़ी टिका के नज़र लगी हुई है। बेहतरी के लिए अगर ये आयत करीमा 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद पानी के ऊपर दम करके पिएँ तो इंशाअल्लाह ताला आगे जो आने वाला कार्ड है वो बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आता है अहमद अली के कामों के हवाले से। बिल्कुल ठीक। लिब्रा वालों का देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है। लिब्रा वालों का आज का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आता है। बड़ी सॉलिड प्लानिंग है कामों के हवाले से, और कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ी डील ये क्रैक कर सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि जो इनसे पास्ट में गलतियां हुई हैं उनसे सीखें, और एग्रीमेंट साइन करने से पहले पूरी तरह प्रॉपरली पेपर वर्क जितना भी है वो पढ़ लें। शाहिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, क्या जानना है आपको? काम नहीं चल रहा जी, मैं काम के सिलसिले में पूछना था। काम कब तक चलेगा शाहिद का? काम कब तक चलेगा? शाहिद सीन से इनका नाम, शीन से बल्कि नाम इनका स्टार्ट होता है। शाहिद का काम कब तक चलेगा? शाहिद का काम जो है थोड़ा सा स्टक हुआ है। इनको ख़ुद भी समझ नहीं आ रही, डबल माइंडेड हुए हैं कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं ये कहूँगा कि जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक अल्लाह ताला की मदद जो है वो एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर या एक सब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो नहीं स्ट्राइक करेगी। तो पानी के ऊपर दम करके ये अगर 11 अगरबत्तियाँ भी ले लें तो उससे भी इनके कामों में मदद आ जाएगी। पढ़ना आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 11 अगरबत्तियाँ लेकर अपने कामों के हवाले से पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला इनको मदद आ जाएगी। स्कॉर्पियो का आज का दिन कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो का आज का दिन देखते हैं जनाब कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन कैसा नज़र आता है। स्कॉर्पियो वालों का आज का दिन, कोई बड़ा मैसेज आ रहा है, कोई बड़ी डीलिंग है, और कामों के हवाले से इनके पास टाइम नहीं होगा आज के दिन मैनेज करना, और गुस्से को कंट्रोल करना है। थोड़ा सा सब्र के साथ इन्होंने चलना है आज के दिन, और कोई अच्छी गुड न्यूज़ कामों के हवाले से इनको मिलती हुई नज़र आती है। आसमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आसमा। आसमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, क्या जानना है आपको, क्या मालूम करना चाहती हैं? जी, हमारे क्या आने वाली लाइफ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। अस्मा अपनी आने वाली लाइफ के बारे में जानना चाहती हैं। मेरा पीसीआर मुझे हेल्प कर रहा है इस हवाले से। आसमा का आने वाला वक्त कैसा रहेगा? आसमा का आने वाला वक्त कैसा रहेगा? आसमा का आने वाला वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त नज़र आता है, लेकिन ये घबरा जाती हैं और एकदम से इनको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आते हैं, और ये कोई एक फ़ैसला जो है उसके ऊपर स्टक हो जाती हैं और सही तरह ये उस फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं कर पाती। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये क्लैरिटी गेन करना चाहती हैं तो हर काम करने से पहले अगर ये खुला दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें तो इनके लिए फ़ायदा होगा। अब्दुर्रहमान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान। वालेकुम सलाम। क्या जानना है आपको? क्या मालूम करना चाहते हैं आप? अब्दुर्रहमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है। जी, क्या मालूम करना है आपको?
میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میرا دوست میرے سے دوستی ختم کر، اب وہ دوست میرا کب میرے سے تھا بنے گا؟ مجھے دوست سے دوستی ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ دوست کب بنے گا؟ مائی گاڈ. عبدالرحمن کی دوست سے جو دوستی ٹوٹ گئی ہے تو دوست دوبارہ کب بنے گا؟ دوست دوبارہ کب بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایک تو عبدالرحمن جو ہیں وہ غصہ نہ کیا کرے اپنے دوست کے ساتھ، اور ان کا جو دوست ہے وہ ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے ان سے کہ عبدالرحمن اپنے دل کی باتیں جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا کرے، لیکن عبدالرحمن جو ہیں وہ بالکل بھی اس کو لفٹ نہیں کراتے. تو میں یہ کہوں گا کہ عبدالرحمن خود دوستی کا جب ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور پیار سے لے کر اس سچویشن کو چلیں گے تو دوستی ہو جائے گی ان کی. ٹھیک ہے، طارق ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو میرا یہ اسٹار بتا دیں کہ میرا اسٹار کیا ہے، اور پھر اسٹار کے مطابق آج یہ بتائیں کہ آج کا میرا دن جو ہے نا وہ آج کا دن کیسا رہے گا طارق کا، اور اسٹار ڈیٹ آف برتھ بتائیں نا آپ اپنی. میں 1965 پوری ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے تو پتہ لگے گا. جولائی 1965 ہے. ڈیٹ بھی بتائیں نا آپ، کمپلیٹ بتائیں. 23 جولائی 1965. 23 جولائی ان کا کینسر اسٹار سائن ہے، اور ان کا آج کا دن دیکھتے ہیں طارق صاحب کا کہ کیسا رہے گا. طارق صاحب کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے؟ تو طارق صاحب ایک تو غصے سے پرہیز کریں اور اپنی فیملی کو ضرور وقت دیں، اور کاموں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہاتھ ڈالیں اور ایکٹیو رہ کر کام کریں. بالکل ٹھیک. لاسٹ ہم سیجیٹیریس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیسا رہے گا آج کا دن. سیجیٹیریس فائر سائن دیکھتے ہیں جناب کہ سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن کیسا نظر آتا ہے. سیجیٹیریس والوں کا آج کا دن مایوسی سے باہر آئیں گے، اور جو کام ان کے سٹک ہیں اور جو کام ان کے پینڈنگ ہے، جو پیمنٹس ان کو آنی ہے، تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سبب اس طرح کا پیدا کر دے گا کہ یہ اینڈ آف دا ڈے بہت خوش نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ ارج حماد ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.